गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 15 मई 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। देखिए वैसे संडे का दिन है इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन आज इंपॉर्टेंट काफ़ी न्यूज़ हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ रहेंगी वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं वीट एक्सपोर्ट के बारे में, क्योंकि इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है। इंडिया यानी कि अभी फ्यूचर में वीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। जीएस पेपर 3 से इसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ आती है यूएसए और एशियान के बारे में। वैसे इंडिया के परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एशियान के बारे में हमें पता होना चाहिए। पार्डन और रिमिशन पावर के बारे में बात करेंगे। ये जो है आज का एफएक्यूज में दिया गया है, के बारे में बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज इज गोइंग डाउन, तो ये दोनों एक्चुअली आज के एफएक्यूज हैं। जैसा रोज एक्सप्लेनेड सेक्शन होता है ना, तो संडे के दिन उसी तरह से एफएक्यूज भी आता है, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंटली आज जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, जो बर्निंग टॉपिक होते हैं। तो दोनों टॉपिक आजकल काफी बर्निंग है, इसलिए इसको हम लोग न्यूज में इंक्लूड किया है। लंका क्राइसिस एंड टी, ये रिपीटेड टॉपिक है, पहले हम इसको कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे। हम ये जानेंगे कि क्यों श्रीलंका के क्राइसिस की वजह से इंडियन जो टी एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। प्लांट्स ऑन द मून पॉसिबल, ये थोड़ा सा साइंस का टॉपिक है, करने वाले हैं। देन वी वुड हैव सम एडिशनल टॉपिक्स एज वेल। तो चलते हैं आज के फ्रंट पेज के ऊपर। तो फ्रंट पेज में जो सबसे पहली न्यूज हमें नजर आती है वो है ये मानिक साहा रिप्लेसेस बीपन एज अ त्रिपुरा सीएम। हमारे लिए बिल्कुल खास न्यूज नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं। दूसरी न्यूज हमारे पास है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, रोल ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए सरकार ने 2019 के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट को बनाया था, और इसमें जो बिपिन रावत जी थे, अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, ये इनको पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। लेकिन क्योंकि जब देखिए आर्मी और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है ना, बहुत सालों से ज्यों का त्यों बना हुआ है ना, अंग्रेजों के जमाने से वही व्यवस्था चली आ रही है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर आप कोई अचानक से चेंज करते हो तो उसके अंदर थोड़ा सा डिस्टरबेंस होना बिल्कुल लाजमी सी बात है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट इसलिए बनाई गई थी, इसमें जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं ना, वो बेसिकली हमारी आर्म फोर्सेस जो होती हैं और जो गवर्नमेंट होते हैं उसके बीच में ब्रिज का काम करते हैं, और टाइम टू टाइम अपनी सजेशंस भी देते हैं। आप उसकी ज़रूरतों के हिसाब से जो सजेशन वगैरह देनी होती है। हालांकि इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है आर्मी को लेके, बट ये एक डिफेंस फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो है गवर्नमेंट मीटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने जो है वैल्यूएबल सजेशंस देते हैं। उसके लिए पोस्ट बनाई गई थी। उसके अलावा एक और पोस्ट हम लोगों ने बनाई थी जिसे कहा जाता है डीएमए, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स। तो इन दो पोस्ट को बनाया गया था, और दोनों पोस्ट का एक्चुअली क्या काम था वो पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन नहीं था, इसलिए दोनों में कई बार जो है पावर को लेके ओवरलैपिंग भी होती थी। तो अभी जब उनकी डेथ के बाद एक नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की बातें चल रही थी, वो सारी सारी चीज़ें, तो अभी इस पोस्ट के ऊपर दोबारा से सरकार विचार विमर्श कर रही है कि क्या इस पोस्ट को कंटिन्यू रखा जाना चाहिए, और अगर कंटिन्यू रखा जाना चाहिए तो उसका एग्जैक्ट मैंडेट क्या होगा, उसका एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसकी पावर्स क्या होंगी। तो वो सब के बारे में आर्टिकल है, थोड़ा पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, वैसे इससे ज़्यादा आपका भी फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगला जो आर्टिकल हमारे पास आता है वो ये है इंडियन गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स एक्सपोर्ट ऑफ द वीट विद द इमीडिएट इंपैक्ट। देखिए पहले हम लोगों ने जब न्यूज़पेपर की एनालिसिस किया था तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दुनिया का 25 से 30% भैया जो वीट जो प्रोड्यूस होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो कहाँ से आता है, वो आता है रशिया से और यूक्रेन से। लेकिन वहाँ पे तो चल रहा है वॉर, और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जैसे इजिप्ट है, टर्की है, मिडल ईस्ट कंट्री हैं, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो कि यूक्रेन और रशिया से वीट को एक्सपोर्ट किया करती थी। लेकिन वहाँ पे वॉर के चलते वो पूरा सप्लाई चेन ही गड़बड़ हो गया। तो पूरी दुनिया जो है वो इंडिया की तरफ जो है एक नज़र टिकाए देख रही थी कि इंडिया जो है वो ज़रूरतें पूरी कर सकता है वीट की, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट होता है, राइट। और इंडिया ने भी इवन कहा था कि यस वी आर रेडी टू एक्सपोर्ट द वीट। लेकिन अभी सरकार ने जो है यहाँ पे यू टर्न ले लिया है। इस यू टर्न लेने का रीजन क्या है वो हमें यहाँ पे डेफिनेटली पता होना चाहिए कि सरकार ने एक्चुअली अचानक से वीट को लेके बंद क्यों कर दिया है। इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों होता है वो होता है हीट वेव। क्योंकि आपको पता है कि मार्च अप्रैल के महीने में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में, है ना, हीट वेव चल रही हैं, और यही सीजन होता है, यही मंथ होता है वीट की कटाई के लिए। तो बहुत ज़्यादा जब हीट वेव हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो वीट जो है ना वो अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और इस साल इसीलिए इंडिया में वीट का प्रोडक्शन भी कम हुआ है। तो सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि भैया प्रोडक्शन जब हमारा खुद ही कम हो गया तो हम एक्सपोर्ट क्या खाक करेंगे, पहला रीज़न तो ये होता है।
दूसरा रीज़न ये होता है कि इन हमारी सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है अपने डोमेस्टिक नीड्स को लेके। जैसे हमारा मिड डे मील जो है प्रोग्राम होता है ना, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना रहती है, दीनदयाल योजना रहती है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, पीडीएस सिस्टम होता है, जिसके तहत सरकार को वीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सरकार इंश्योर करना चाहती है कि प्रोडक्शन, क्योंकि इस बार कम हुआ है, तो ऐसा ना हो, गलती ना हो कि हम लोग एक्सपोर्ट कर दें और डोमेस्टिक नीड्स के लिए हमारे पास वीट बचे ही ना। एक्चुअली पहले ऐसी गलती 2004-2005 में हमसे हो चुकी है, जब सरकार ने जोश जोश में आके बहुत सारा वीट एक्सपोर्ट कर दिया था और फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बचा नहीं था। तो पहली बात तो ये सरकार जो है वो, क्योंकि बोलते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इस वजह से भी सरकार ने जो है इसको बैन कर दिया है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि प्रोक्योरमेंट। इस बार क्योंकि प्रोक्योरमेंट कम हुई है, सरकार के द्वारा किया गया है, तो हमारे जो गोडाउन्स के अंदर जो है वीट कम है और मार्केट में जो वीट का प्राइस है वो आसमान छू रहा है। आपको पता ही है, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो सरकार नहीं चाहती कि वीट के हम लोग एक्सपोर्ट करें, तो हमारे यहाँ पे रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो। तो इन कुछ रीजंस की वजह से सरकार ने फिलहाल एक्सपोर्ट को कर दिया है बैन। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीट बैन कर दिया गया, टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं। मतलब अगर जिसके साथ पहले कमिटमेंट हमारा हो चुका है डिलीवरी का, तो उनको तो डेफिनेटली हम लोग डिलीवरी करेंगे, लेकिन कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हम लोग यहाँ पे नहीं उठाएंगे। अब वो यहाँ पे बात कही गई है, ठीक है। चलिए, अगला जो आर्टिकल हमारे पास आता है वो आता है कमिटेड टू द एशियन फॉर द जनरेशंस। ये किसने कहा है? यूएसए के प्रेसिडेंट ने कहा है, जो बाइडेन ने। देखिए, जो बाइडेन जब पावर में आए थे तो इनका कहना था, इन्होंने साफ साफ खुल के कहा था कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी रहने वाली है वो रहने वाली है चाइना से compete करना बेसिकली, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में चाइना और यूएसए compete कर रहे हैं अपनी पावर के इन्फ्लुएंस को लेके। और आपको ये पता ही है पहले से कि यूएसए की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसमें इंडो एशिया, इंडो पैसिफिक जो है रीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्वाड वगैरह देख लो आप, यहाँ पे ओकस को देख लो, और तो उसी में एशियान का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एशियान के अंदर बहुत सारी कंट्री आती हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। और इनमें से इनका जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो है चाइना। एक्चुअली पहले चाइना नहीं था, पहले यूएसए हुआ करता था, अभी चाइना ने यूएसए को रिप्लेस कर दिया है। तो इसलिए अमेरिका थोड़ा सा कंसर्न है और वो इन कंट्री के साथ जो है अपने रिश्ते बहुत अच्छे करना चाहता है, एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करना और ज़्यादा यहाँ पे एनहेंस करना चाहता है। हालांकि इनमें से कई सारी कंट्री हैं, जैसे फिलीपींस है, वियतनाम है। चाइना के साथ इनके बॉर्डर इशू डेफिनेटली हैं, लेकिन जब ट्रेड की बात आती है तो चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इसलिए बाइडेन भाई साहब ने जो है इनके साथ बातचीत किया और $150 मिलियन, जो कि वैसे तो कुछ होते खास होते नहीं है, बट स्टिल $150 मिलियन का जो है इनको सहायता दी है अलग अलग तरीकों से। हालांकि चाइना ने एक पेंडेमिक शुरू होते ही $1.5 बिलियन की हेल्प इनको दिया था, 3 सालों के लिए कमिटमेंट किया था। तो वो सारी की सारी चीज़ें इनके बीच में चलती रहती हैं। बस उसी को लेके थोड़ा सा वो कंसर्न था। मैं आपको बताना था, 1967 में वैसे एशियान का एस्टेब्लिश किया गया था, और उस समय जो इसका एस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये 5 कंट्री हुआ करती थी, बाद में जो है दूसरी कंट्रीज को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा आप जान सकते हो, इंडोनेशिया जकार्ता में इसका होता है हेडक्वार्टर, मतलब सेक्रेटेरिएट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि इंडिया और एशियान के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, राइट। आप मुझे ये बताओगे कि ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये कौन से साल में जो है ये साइन किया गया था? दैट इज माय क्वेश्चन फॉर यू। कमेंट सेक्शन में फटाफट चलने के बता दीजिए। दोस्तों, जो अगला आर्टिकल हमारे पास आता है दैट इज अबाउट द पार्डन एंड द रिमिशन। देखिए, पार्डन का मतलब होता है पूरी तरह से माफी देना, है ना। किसी ने कोई कमिटमेंट, कोई कमिट क्राइम कमिट किया है, उसको सजा मिली है, वो सजा कुछ भी हो सकती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इवन फांसी की सजा भी हो सकती है। तो पार्डन का मतलब ये होता है कि उसको पूरी तरह से माफी कर दिया कि भैया आप जाइए, आराम से ऐश करिए, मतलब घूमिए फिरिए, आप अभी पूरी तरह से फ्री हो गए हो, उसे कहते हैं पार्डन। रिमिशन का मतलब ये होता है कि उसकी सजा थोड़ी कम कर दी जाती है, ठीक है। जैसे स्कूल फीस में हम लोग रिमिशन करवाते हैं, वो सारी की सारी चीजें। तो इसकी पावर एक्चुअली किसके पास है, कौन ये करता है? आजकल बड़ा इशू चल रहा है, राजीव गांधी हत्याकांड में जो है परिवहन को लेके हम सब ने उसके बारे में अच्छी खासी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आर्टिकल 161 और आर्टिकल 72, ये दोनों जो है पार्डन की बात करते हैं और रिमिशन की बात करते हैं। और आर्टिकल 61 जो है वो गवर्नर की बात करता है, आर्टिकल 72 जो है प्रेसिडेंट की बात करता है ना। तो उसके बारे में ये पूरा पूरा आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं, एक हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और दूसरे हमारे पास स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, राइट। तो दोनों का थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। देखिए क्या कहता है, कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास जो है सोवरेन पावर होती है। सोवरेन पावर मतलब इनके पास खुद की इंडिपेंडेंट पावर है। किस चीज के बारे में? पार्डन के बारे में, पार्डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉमनली रेफर्ड टू एज द मर्सी और द क्लेमेंसी पावर, यानी कि ये दोनों लोग, प्रेसिडेंट भी और गवर्नर भी, किसी भी क्रिमिनल को पार्डन कर सकते हैं, उसको माफ कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि डेथ सेंटेंस वाले केस में मामला थोड़ा सा उल्टा है। डेथ सेंटेंस केस में जो है सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। हालांकि 2021 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यस, गवर्नर भी डेथ सेंटेंस के क्रिमिनल्स को पार्डन कर सकते हैं। एनीवेज, तो आर्टिकल 72 क्या कहता है वो हमें सबको पता ही है, प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। इनका कहना है कि प्रेसिडेंट जो है पार्डन भी कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है। रिस्पाइट और रिमिशन का मतलब एक ही होता है कि उसको थोड़ा आराम देना है, उसकी जो सजा है वो थोड़ी कम करनी है। सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कही गई हैं आर्टिकल 72 के केस में। इवन कोर्ट मार्शल के केस में भी कर सकता है, लेकिन गवर्नर जो है वो कोर्ट मार्शल के केस में नहीं कर सकता, और डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है। ये कोई पुरानी चीज आपको सबको पता है। यहाँ पे क्या कहता है? कहता है कि जो प्रेसिडेंट की पावर होती है वो किसी भी तरह से गवर्नर की पावर के अंदर इंटरफेयर नहीं करती है। दोनों की पावर सेपरेट है, गवर्नर की अलग है और प्रेसिडेंट की अलग है। गवर्नर की पावर एक्ट करती है जब वो स्टेट लॉ के तहत में सजा मिलती है। गवर्नर की तब, प्रेसिडेंट की तब एक्ट करती है जब वो सेंट्रल लॉज के अंदर में उसको सजा मिलती है ना। तो आर्टिकल 61 में वही चीजें कही गई हैं, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, परमिशन वगैरह, जो आपने सबने पहले से पढ़ा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स का नहीं है, वो तो हमें पहले से पता ही है। सवाल और यहाँ पे उठता है कि हमारे पास स्टैट्यूटरी पावर कौन कौन सी हैं जो कि इन चीजों के बारे में बात करता है, रिप्रीव, रिमिशन, कमीशन, पार्डन वगैरह के बारे में। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली 3 आर्टिकल हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल न्यूज़ में है तो डेफिनेटली एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। हालांकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड वगैरह ये हमारे यूपीएससी का लेना देना ऐसा है नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ खास आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा जब न्यूज़ में रहते हैं तो वो आपसे एज अ करंट अफेयर के टॉपिक के हिसाब से पूछ लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे का पूरा आईपीसी और करंट जो है सीआरपीसी पढ़ने बैठो, भैया लॉयर तो हमें बनना नहीं है। तो आर्टिकल 4 देखिए क्या होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई आर्टिकल दिया होता है, उसके अंदर कोई चीज मेंशन होती है, तो उसी सेम चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे स्टैट्यूट, यानी कि हमारा जो आईपीसी होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, सिविल प्रोसीजर कोड होता है, उसके अंदर भी सैंक्शंस जोड़े जाते हैं, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर जो चीजें मेंशन हैं वो इंप्लीमेंट की जा सके ग्राउंड के ऊपर। तो हमने जो है हमारे जो स्टैट्यूटरी पावर है उसके अंदर मेंशन किया गया है। जैसे हमारा आर्टिकल जो सैंक्शन जो है 432 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट का गवर्नमेंट मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सस्पेंड और रिमिट अ सेंटेंस इन होल और अ पार्ट विद और विदाउट कंडीशन। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर वो चाहे तो किसी क्रिमिनल को आराम दे सकती है, उसकी सजा कम कर सकती है, उसकी सजा को हल्का भी कर सकती है। मान लो पहले उसको जो है वो हार्श इम्प्रिजनमेंट मिला था, है ना, रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला था, तो उसको थोड़ा सा आराम दे सकती है। दोनों सरकारें कर सकती हैं। ठीक है, तो पावर इज अवेलेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। ओके, अब देखो सेक्शन 433 क्या कहता है। सेक्शन 433 कहता है दैट एनी सेंटेंस मे बी कम्यूटेड टू अ लेस वन बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये भी उसी के बारे में बात करता है। ऊपर वाला बात करता है सस्पेंड के बारे में। सस्पेंड मतलब ये समझ लीजिए, मान लो किसी को आज डेथ सेंटेंस होना था तो उसको जो है 2 हफ्ते के लिए हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो कम्यूट भी कर सकती है, मतलब लेसर जो है उसमें कर सकती है, कम सजा कर सकती है। तो ये भी दोनों कर सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर वो चाहे तो वो किसी क्रिमिनल की सजा को कम भी कर सकती है, उसकी ड्यूरेशन भी कर सकती है, और उसकी डेथ सेंटेंस को जो है थोड़ी देर के लिए सस्पेंड भी कर सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे सेक्शन 433 की, 435। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी ऐसा क्रिमिनल जिसको जो है सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया था, ठीक है, और या फिर सेंट्रल एक्ट के तहत उसको सजा मिली हुई है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको रिलीज नहीं कर सकती। ठीक है, अगर उसको रिलीज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। ये जो है यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है जो आजकल न्यूज में है। ऊपर वाली कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से हो जाता है। यानी कि अगर कोई क्रिमिनल को सीबीआई के द्वारा इंक्वायर किया गया है, या सीबीआई कोर्ट के द्वारा कुछ सजा दी गई है, या किसी सेंट्रल एक्ट के तहत उसने ऑफेंस किया है, और उसको कोई स्टेट गवर्नमेंट रिलीज करना चाहती है, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन उसको लेनी पड़ेगी। अब सारे का सारा मामला यहाँ पे फंसता है।
अब देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, उसके बाद आगे जाएंगे। इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो कंकरेंटली एक्सरसाइज द सेम पावर एज द स्टेट गवर्नमेंट टू रिमिट द सस्पेंड ऑफ द सेंटेंस। तो उसमें ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई बार जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो है परमिशन ले सकती है। परमिशन इन द सेंस कोई बाइंडिंग नहीं होता, बट एनीवेज इस सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो तमिलनाडु के अंदर बेसिकली पूरा मुद्दा यही है। तमिलनाडु का मुद्दा यह है कि जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी तो वहां पे 4 लोगों को डेथ सेंटेंस मिला था। बाद में इस डेथ सेंटेंस को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जो है कन्वर्ट कर दिया गया था। तो फिर क्या हुआ, तमिलनाडु के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं या कैबिनेट है, उसने क्या किया, गवर्नर को ये सजेशन दिया कि सर आप 161 का यूज करिए और इनको जो है फ्री कर दीजिए, ठीक है, माफ कर दीजिए। अब यहाँ पे मामला फंस गया। आर्टिकल 161 कहता है कि ये पूरी की पूरी पावर जो है गवर्नर के हाथ में होती है। अब यहाँ पे दो चीजें हुई। पहली चीज ये हुई कि तमिलनाडु के गवर्नर ने क्या किया, उस प्रपोजल को प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज ये हुई, पहली चीज तो ये हुई। अब आर्टिकल 161 के अंदर ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं कि आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस जो है वायलेशन हो गया। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि ये जो डेथ सेंटेंस दिया गया था ये सेंट्रल एक्ट के तहत दिया गया था और सीबीआई की इंक्वायरी के बाद दिया गया था। इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से ये एक्शन नहीं ले सकती। स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 435। अब ये दोनों मामले यहाँ पे फंसते हैं। अगर हम लोग 435 की मान के चलें तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल सही है, और अगर हम आर्टिकल 161 की मान के चलें तो गवर्नर बिल्कुल गलत है, वो उनको रिजर्व कर नहीं सकते थे प्रेसिडेंट के लिए। तो दोनों चीजों के बीच में एक्चुअली बैलेंस यहाँ पे बना के चलना बड़ा मुश्किल हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है यहाँ पे, आपको पहले से पता ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि सर इस पर्टिकुलर केस में गवर्नर जो है वो इनको फ्री नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों, अब सरकार के पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 161 ऐसा कुछ भी प्रोविजन है उसके अंदर है ही नहीं। अगर स्टेट गवर्नमेंट, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को ये एडवाइस देते हैं, एड देते हैं कि भाई साहब आप इसकी क्रिमिनल को फ्री कर दीजिए, तो गवर्नर को वो करना ही पड़ता है। गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के लिए रिकमेंडेशन के लिए नहीं भेज सकते अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161। बट सेक्शन 435 कहता है कि यस, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी ऐसे क्रिमिनल को छोड़ना चाहती है जिसको सीबीआई ने इंक्वायरी किया है या वो सेंट्रल एक्ट के तहत उसको सजा मिली है, उसको सेंटर की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये दोनों मामला भी यहाँ पे फंसा हुआ है। लेट्स सी इसके अंदर क्या रहने वाला है अभी, क्योंकि मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ है। फाइनल जब इसके ऊपर डिसीजन आएगा तब इसके बारे में और हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। दोस्तों अगला जो हमारा आर्टिकल होता है वो रहता है जो वाई द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉलिंग। देखिए एक बहुत ही जबरदस्त शानदार आर्टिकल है। मैं एक्चुअली इस आर्टिकल को कह सकता हूं दिस इज द आर्टिकल ऑफ द वीक, क्योंकि इतनी बढ़िया शानदार इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पे दी हुई है जो कि आपको किसी स्टैंडर्ड बुक में देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्यूचर के लिए प्लीज प्लीज आप इस आर्टिकल को कहीं स्पेशल जगह पे सेव कर लीजिए ताकि इसको फ्यूचर में आप एक्सेस कर सको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये हो सकती है कि जिन स्टूडेंट को इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उनको ये आर्टिकल समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ऑलरेडी आपने अपने बेसिक्स कवर कर रखे हैं, तो उनके लिए आर्टिकल एकदम बिल्कुल जबरदस्त आर्टिकल है। देखिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जब हम लोग बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब होता है जो फॉरेन करेंसी में बेसिकली हम एसेट्स को यहाँ पे स्टोर करते हैं, है ना। डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, वो सब फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट होता है हमारा। उसके अलावा आईएमएफ के अंदर जो ट्रांच वगैरह रहता है वो सब रहता है, एसडीआर वगैरह भी, ठीक है। तो लेकिन इंडिया में जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है भैया वो हुआ करता था 642 बिलियन डॉलर, और अभी रह गया सिर्फ 600 बिलियन डॉलर। यानी हमारा 42 बिलियन डॉलर के लगभग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो कम हो गया है। सवाल उठता है कि ऐसा कम हुआ क्यों है। देखिए इसके कई सारे कारण इन्होंने बताए हैं इस आर्टिकल के अंदर। पहला कारण बताया इन्होंने, रिजर्व बैंक के द्वारा जो स्टेप लिए गए हैं रुपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हमें पता है कि जो रुपी है हमारा और जो डॉलर है, रुपी की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो रही है। तो उसके चक्कर में आरबीआई ने क्या किया, कुछ स्टेप लिए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रुपी को, क्योंकि आरबीआई रुपी को स्टेबल करना चाहती है, और उसका एक रिएक्शन ये हुआ कि हमारे रुपी की जो डॉलर की जो है हमारे कंट्री में जो सप्लाई थी यानी कि जो रिजर्व था वो हो गया कम, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। फॉल इन द डॉलर वैल्यू ऑफ द एसेट हेल्ड बाय द रिजर्व। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमने क्या किया,
अब जैसे सीधी सी बात है, जो हमारा सारा फॉरेन रिजर्व जो था वो डॉलर में तो नहीं था, कुछ फॉरेन रिजर्व हमारा यूरो में भी रहा होगा, है ना। तो जब यूरो की वैल्यू कम हुई डॉलर के कंपैरिजन में, तो हमारे जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम हो गया। तो यहाँ पे बात सिर्फ डॉलर की नहीं है, जो दूसरी करेंसी है जैसे ब्रिटिश पाउंड है, उसकी वैल्यू भी कम हो गई, यूरो की वैल्यू भी कम हो गई। अब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तो वो करेंसी भी थी, तो सीधी सी बात है, जब उनकी वैल्यू कम होगी तो टोटल फॉरेक्स रिजर्व की वैल्यू भी कम हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ कुछ रीजन इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। यहाँ पे जो आगे, जो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेटली। देखिए कि होता क्या है, जब किसी भी करेंसी की वैल्यू या रुपी या डॉलर, किसी की भी वैल्यू कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड किया जाता है डिमांड और सप्लाई के द्वारा। जब किसी की चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जैसे लिखा है ना, द सप्लाई ऑफ द करेंसी इंक्रीजेज, द सप्लाई ऑफ द करेंसी इंक्रीजेज, इट्स वैल्यू ड्रॉप्स, है ना। व्हेन द डिमांड ऑफ द करेंसी इंक्रीजेज, वैल्यू इंक्रीज। सीधी सी बात है भाई, जिसकी मार्केट में डिमांड है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जिस सेक्टर की डिमांड ज्यादा होती है वो फिल्मों को साइन करने के लिए करोड़ों रुपए साइन करता है, और जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं होती है वो या फ्री में भी फिल्में कर लेता है। सीधी सी बात है, नेचर का रूल है, जिसकी डिमांड होती है उसी की वैल्यू होती है। ये चीज हमारी करेंसी के अंदर और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी के अंदर भी लागू करती है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है, इट डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ द करेंसी। जैसे आरबीआई के हाथ में होता है करेंसी को सप्लाई करना, वो कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। तो इसके लिए आरबीआई के पास बहुत सारे टूल होते हैं। बैंक रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, रेपो रेट होता है, कैश रिजर्व रेशो होता है, और मनी प्रिंट भी कर सकता है आरबीआई। तो बहुत सारे तरीके होते हैं मनी को, सप्लाई को चेंज करने के लिए। लेकिन डिमांड जो है वो पूरी तरह से आरबीआई के हाथ में नहीं है। डिमांड के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। एक कंपनी के अंदर कितना, कंट्री के अंदर कितना गुड्स और सर्विस वो प्रोड्यूस हो रहा है, हमारी जो कंट्री के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं उसकी वैल्यू कितनी है, इंटरनेशनल जो है दुनिया में उसकी कितनी डिमांड है, हम लोग कितना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी कंट्री की करेंसी की डिमांड और सप्लाई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम खूब सारा इंपोर्ट ऑयल ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं। अब जब हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करेंगे तो पैसा तो आपको डॉलर में चुकाना पड़ता है, इसका मतलब डॉलर की डिमांड ज्यादा है, और जब डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली रुपए की डिमांड कम हो जाएगी, और जब रुपए की डिमांड कम होती है तो उसकी वैल्यू भी डाउन चली जाती है। तो सबसे बड़ा एक रीजन यहाँ पे ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी भी है। और भी कई सारे रीजन है, जैसे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। अब हुआ ऐसा क्योंकि जो यूएसए के अंदर क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। तो जब यूएसए के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने क्या किया, इंडिया, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस वगैरह से अपना पैसा निकाल के यूएसए की मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पे उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे सप्लाई की मनी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेटली रुपी की वैल्यू कम हो गई है। व्हाट कॉजेज द रुपी टू लूज वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर? क्या कारण हो सकते हैं, और क्या कारण हो सकते हैं रुपी की वैल्यू कम होने के? तो एक तो आपको मैंने इंटरेस्ट रेट वाला रीजन तो बता ही दिया, है ना। तो डॉलर जो है भैया वो आज का जो इंडेक्स है वो इस समय 8% बढ़ गया है इस साल। उसके अलावा हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और जब किसी कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है तो उस कंट्री की एक्चुअली क्रेडिट वैल्यू जो है कम हो जाती है। और इंडिया की इस समय क्रेडिट वैल्यू कम चल रही है क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारी जीडीपी का 3 से 4% हो गया है। तो उसकी वजह से भी इन्वेस्टर जो है वो इंडिया से बाहर जो है पैसा लेके जा रहे हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप क्लियरली देख सकते हो। उसके अलावा क्योंकि इंडिया में जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तो आरबीआई चाहती थी कि रुपये की सप्लाई को कम करे, ठीक है। तो रुपये की सप्लाई करने के चक्कर में जो है यहाँ पे जो है सरकार ने, आरबीआई ने क्या किया, डॉलर की सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। रुपये की सप्लाई जब कम हुई तो डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो गई, और जब डॉलर की सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज हुई तो जो एक्सपोर्ट के लिए हम लोग इंपोर्ट के लिए डॉलर पे करते हैं तो वो भी ज़्यादा जाने लगा, तो जिसकी वजह से भी यहाँ पे जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया। तो वो सारी सीधी सी बात है ना, जब आरबीआई ने डॉलर्स को रिलीज कर दिया तो आरबीआई के पास डॉलर थोड़ी बचेगा, और जब आरबीआई के पास डॉलर बचा ही नहीं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया। क्योंकि आरबीआई जब मार्केट से, देखिए सीधी सी बात है, डॉलर और रुपये के बीच में सीधा सीधा रिलेशन होता है। जब मार्केट में रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है तो मार्केट में डॉलर कम हो जाता है, और जब मार्केट में डॉलर एक्स्ट्रा हो जाता है तो रुपये कम हो जाता है। इस समय आरबीआई मार्केट से रुपया खींच रही है, तो इसका मतलब जब रुपया खींचेगा तो डॉलर सप्लाई होगा। तो इसी वजह जब डॉलर ज्यादा सप्लाई हो जाता है आरबीआई की तरफ से, तो
हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो है कम हो जाता है। तो ये तो हो गया अब तक का सिनेरियो। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में डेफिनेटली इनका कहना है कि रुपया अभी और ज़्यादा डेप्रिशिएट होगा, अभी आराम नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यूएसए में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया है भैया, तो उसकी वजह से मनी का आउटफ्लो हो गया है। तो अभी थोड़ा पैसे की वैल्यू और ज़्यादा यहाँ पे गिरेगी अनटिल अनलेस सरकार कुछ रेडिकल स्टेप यहाँ पे नहीं लेती है। तो ये पूरा आर्टिकल है, थोड़ा सा इकोनॉमी का आर्टिकल है। आई डू अंडरस्टैंड कि थोड़ा इसको समझना मुश्किल होता है शुरुआत में, लेकिन इस आर्टिकल को आप 2-3 बार पढ़ोगे और ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स होती हैं उनको समझने की कोशिश करोगे तो इकोनॉमी का आर्टिकल भी आप समझना शुरू कर दोगे। बट अगेन मैं वही बोलता हूँ, बिना अपने इकोनॉमी के बेसिक्स कवर किए इकोनॉमी के आर्टिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पहले इकोनॉमी के बेसिक्स कवर करो। उसके अलावा अगला आर्टिकल जो कहता है वह है रूबल ट्रेड लंका क्राइसिस एंड द टी एक्सपोर्ट। तो देखिए, जो कोलंबो से बहुत ज़्यादा टी एक्सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन क्योंकि अभी रशिया सॉरी श्रीलंका के अंदर क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की जो पोर्ट्स हैं वो बंद बंद हो गई हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि वहाँ से जो टी का एक्सपोर्ट होता था वो भी कम हो गया है। तो इसका फ़ायदा किसको मिला? उसका फ़ायदा मिला इंडिया को। इंडिया में स्पेशली जो केरला है ना, केरला को उसका बेनिफिट मिला। तो इस समय केरला में टी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बस इसी के बारे में आर्टिकल था, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, उसके अलावा भैया इन्फ्लेशन भी जो है चाहे उसमें श्रीलंका में बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है टी को प्रोड्यूस करने की वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो वो सारे के सारे रीज़न है जिसकी वजह से केरला में इस समय टी की एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गया है। अगला जो आर्टिकल हमारे पास आता है दोस्तों, ये है कैन प्लांट्स ग्रो ओनली इन द सोइल ऑफ अर्थ। तो प्लांट्स क्या वो सिर्फ धरती की मिट्टी में ही पैदा हो सकते हैं या फिर वो मून की सोइल में भी पैदा हो सकते हैं? ये क्वेश्चन है। देखिए, फ्लोरिडा के साइंटिस्ट लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ये पाया कि यस, मून की सोइल के अंदर भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। यानी कि अगर फ्यूचर में अगर हम लोग मून के ऊपर जाना चाहें तो हम अपनी वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। या फिर अगर फ्यूचर में हम लोग अगर लॉन्ग मिशंस लेते हैं, लंबे मिशन लेते हैं, तो अगर हमें रुकना हुआ बीच में स्टे करना हुआ तो हम लोग मून के ऊपर भी स्टे कर सकते हैं, लॉन्च पैड वगैरह वहाँ से हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। तो डिस्कवरी तो बहुत शानदार है, क्योंकि जो अपोलो मिशन जो है, अपोलो 11, 12, 17, वो एक्चुअली हमने क्या किया, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कहीं 5-7 बोरे भर के जो है मून की सोइल था, नहीं, वी हैड ओनली 12 ग्राम्स ऑफ द मून सोइल। इसके अंदर हम लोगों ने ग्रो करके देखा। तो हम लोगों ने क्या किया, सोइल को लिया, उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड किया, थोड़ा सा न्यूट्रिशंस ऐड किए, फिर हम लोगों ने ग्रो करके देखा। तो इनिशियली तो ग्रोथ अच्छी हो रही थी प्लांट्स की, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रोथ जो है थोड़ी सी स्टंटेड हो गई थी, क्योंकि उतने न्यूट्रिशन नहीं होते हैं मून की सोइल के अंदर जितनी अर्थ की सोइल के अंदर होते हैं। बट यस, एक पॉजिटिव साइन तो है कि फ्यूचर में हम लोग कुछ ना कुछ इसमें कर सकते हैं। थोड़ा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अगला जो आर्टिकल आता है हमारा वो आता है कोड का लेके, कोड इनिशिएटिव फॉर द वैक्सीन रन इनटू रफ वाटर। देखिए, शुरुआत जब कोरोना की जब शुरुआत हुई थी तो कोड कंट्रीज ने ये प्रॉमिस किया था कि वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर 1 बिलियन वैक्सीन जो है प्रोवाइड कराएंगी, है ना, इन सारी कंट्रीज को। अब वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया वगैरह इनको करवाएं, लाओस एंड ऑल दैट। लेकिन ये अभी इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब वो टारगेट अचीव क्यों नहीं कर पाएंगे, इसके जो है कई कारण इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। पहला कारण तो इन्होंने ये बताया है कि जिस वैक्सीन की बात कही गई थी वो थी जॉनसन एंड जॉनसन। अब जॉनसन एंड जॉनसन को समस्या हो गई, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है इसकी वैक्सीन के अंदर कुछ साइड इफेक्ट पाए गए हैं, जिस साइड इफेक्ट की वजह से अमेरिका ने इसको बंद कर दिया है। तो भैया, जब सप्लाई ही बंद हो जाएगी पीछे से, तो इनको कौन प्रोवाइड करवाएगा? दूसरी बात यह है कि इस जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को प्रोड्यूस करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया था एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी को। ठीक है, अब ये जो कंपनी है हैदराबाद बेस्ड कंपनी, ये एक और वैक्सीन बनाती है कर्बोवैक्स करके, जिसको डब्ल्यूएचओ की मंजूरी नहीं मिली। तो जब उसको डब्ल्यूएचओ की मंजूरी नहीं मिली तो ये पूरे का पूरा जो सिस्टम था वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। ये रीजन एक, दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन दोस्तों यहाँ पे है ओवर सप्लाई। इस समय देखिए, वो शुरुआती दौर था ना, तो दुनिया में वैक्सीन की कमी थी। अब जो है दुनिया भर में वैक्सीन की सप्लाई की जो है ओवर सप्लाई हो गई है, और प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा जो है कम हो गए हैं। तो इस समय वहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, डिमांड भी थोड़ी कम हो गई है ना। ये भी यहाँ पे एक रीज़न आता है। एक और रीज़न यहाँ पे ये आता है कि इंडिया एक एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्लोज होता है। इंडेमनिटी क्लोज का मतलब ये होता है कि जैसे जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन है, ये चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट इनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए। प्रोटेक्शन मतलब
जैसे अगर साइड इफेक्ट हो जाता है किसी को वैक्सीन लगवाने से, तो इसके लिए कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया जाए। वो ऐसी गारंटी हम उनसे चाहते थे, इसे कहते हैं इंडेमनिटी क्लोज। लेकिन इंडिया ने इस कंपनी को इंडेमनिटी क्लोज देने से मना कर दिया और ये कहा कि भैया अगर आपकी वैक्सीन लगवाने से कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। और वैसे भी इसके साइड इफेक्ट हैं, ब्लड क्लॉट वगैरह हो जाता है, एक दो लोगों को हार्ट अटैक भी हो गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ों की वजह से ये पूरे का पूरा जो कोड को वैक्सीन सप्लाई करने का जो टारगेट था वो हम लोग यहाँ पे अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल इसी के बारे में है। उसके अलावा हम लोगों ने कल 3 एमसीक्यूज आपसे पूछे थे, तीनों एमसीक्यूज आपके सामने हैं कंटिजेंसी फंड को लेके। द प्रोविजन फॉर द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया रिजल्ट इनटू द प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी वॉल टू टाइड ओवर द क्राइसिस। देखिए कंटिजेंसी फंड का मतलब इमरजेंसी फंड होता है ना, जैसे हम लोग गुल्लक रखते हैं बचपन में, पिगी बैंक से हमारा होता है। तो जब कंटिजेंसी फंड का मतलब ये होता है कि जब दूसरे फंड की कमी हो जाती है, क्राइसिस हो जाता है, तो हम लोग यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। नाम में ही लिखा हुआ है ना कंटिजेंसी फंड। Which of the following tools to control may be adopted by the raising the discussion in the house for the matter of the urgent public matter? तो अर्जेंटमेंट मोशन ऐसा मोशन होता है जब अचानक से कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आ जाता है पब्लिक इंपॉर्टेंट उसका, तो फिर अर्जेंटमेंट मोशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें बाकी सारी कार्रवाई बंद करके उस मोशन के ऊपर फोकस किया जाता है ना। लक्ष्मीकांत का टॉपिक है ये। Which of the following statement are not correct? The Appropriation Act not essential for the passing of the grant under the vote of credit. बाकी जितना भी पैसा पार्लियामेंट से चाहिए, जितना भी पैसा सरकार को चाहिए हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सीएफआई से, उसके लिए पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। और पार्लियामेंट की परमिशन लेने के लिए आपको अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करवाना पड़ता है, उसके बिना एक भी रुपया आप नहीं निकाल सकते हो ट्रेजरी से। लेकिन जो वोट ऑफ क्रेडिट होता है, वोट ऑफ क्रेडिट के लिए आपको अप्रोप्रिएशन जो है बिल की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए कहता है द अप्रोप्रिएशन एक्ट इज नॉट एसेंशियल फॉर द पासिंग ऑफ द ग्रांट अंडर द वोट ऑफ क्रेडिट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली अप्रोप्रिएशन एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वोट ऑफ क्रेडिट के लिए भी। तो ऐसा ये आपके लक्ष्मीकांत से मैंने क्वेश्चन उठाया है, तो आप वहां पे जाके भी इसको देख सकते हो। तो यही तो दोस्तों आज के आर्टिकल, और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आपके पास है, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया है। ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। पंजाब के अंदर आजकल थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई है, तो उसके बारे में थोड़ा आर्टिकल है कि वहाँ पे जो स्लीपर सेल हैं खालिस्तान या फिर जो आईसिस सपोर्ट जो ग्रुप्स हैं वो थोड़े से एक्टिव हो गए हैं। उसका कारण क्या है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे बताया गया है। आप उसको जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी वाले पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो। ठीक है, वही था दोस्तों आज के आर्टिकल। बाकी अभी फाउंडेशन कोर्स का सिर्फ एक दिन बचा है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। उसके अलावा करंट अफेयर का हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम भी चल रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं नीचे, और थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप देखो तो कम से कम एक कमेंट जरूर किए करें, हमें पता चलता है कि कितने स्टूडेंट हमारे जो है रेगुलर एनालिसिस देखते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि इस तरह के एनालिसिस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।